नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन कैसे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं, कैसे आप ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। और इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए मोनाली गुहा, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू मोनाली, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल यह है कि साइबर क्राइम क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है? जी देखिए, बेसिकली साइबर क्राइम को हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम क्राइम को समझें। क्राइम क्या होता है? कोई भी ऐसा कृत्य जो कि हमारी लीगल बाउंड्रीज़ यानी कि कानून के दायरे से बाहर जाकर किया जाए जिससे किसी को क्षति पहुंचे। अब बात आती है साइबर क्राइम की, यानी कि कोई भी ऐसा अपराध जो कि कंप्यूटर, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके किया जाता है जिससे किसी को मानसिक प्रताड़ना हो सकती है या उनके पर्सनल डेटा को उनकी मर्जी के बिना कहीं पर इस्तेमाल किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, तो इसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, यानी कि एक होता है नॉन फाइनेंशियल, दूसरा होता है फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि किसी के डेटा को किसी की मर्जी के बिना इस्तेमाल करना या निकाल लेना या उसे वायरल करना या फिर कुछ पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्रिएट करके डालना। और फाइनेंशियल में वो कैटेगरी आ जाएगी जहाँ पर आपका कोई भी डेटा सीधे तौर पर आपके बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए या फिर आपसे डायरेक्टली पैसे लेने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल साइबर अपराध। जी, आप जानना चाहूँगा मैं, जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है इस वक्त, हम अमूमन बहुत सारे ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर डेटा सुरक्षित नहीं होता, हमारा डेटा लीक हो सकता है। तो क्या जो है हम स्टेप लें ताकि जो है हमें पता हो कि जो भी हम डाउनलोड कर रहे हैं ऐप वो कितना सुरक्षित है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले पढ़ें और साथ ही साथ वहाँ पर ये देखें कि वो एप्लीकेशन हमसे किस किस चीज़ का एक्सेस मांग रही है। हम एग्जांपल लेते हैं फ़ोटो एडिटिंग ऐप का। फ़ोटो एडिटिंग ऐप में अगर देखा जाए तो अमूमन कुछ ही ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो कि ज़रूरी हैं, जैसे कि कैमरे का एक्सेस उस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है, मीडिया फाइल्स का, SD कार्ड का। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन आपसे कॉन्टैक्ट की लिस्ट को एक्सेस करने के परमिशन मांग रही है या फिर आपकी लोकेशन को एक्सेस करने की परमिशन मांग रही है तो ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें जिस तरह की एक्सेस परमिशन वो आपसे मांग रहा है, क्या वो ज़रूरी है, क्या वो नहीं है। दूसरी ये चीज़ होती है कि जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन अभी आप लॉकडाउन में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सबसे ज़रूरी बात होती है एनक्रिप्शन की। अब ये समझ लेते हैं कि एनक्रिप्शन क्या होता है। एनक्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उन दोनों व्यक्ति के बीच का जो भी बातचीत है, जो भी कन्वर्सेशन है, उसे एक तरीके से लॉक करके दूसरे यूज़र तक भेजता है ताकि यदि कोई इंट्रूडर या हैकर या कोई थर्ड पार्टी बीच में अगर आकर उसे एक्सेस करना चाहे, देखना चाहे तो सीधे तौर पर वो उसे उसी फॉर्म पर देख नहीं पाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और मुझे आपको मैसेज भेजना है ABC। अगर मैं डायरेक्टली ABC बोलूँ और कोई तीसरा पर्सन आकर अगर उसे सुन ले तो वो भी समझ जाएगा कि मैंने आपसे ABC कहा। लेकिन अगर मैं अपने ABC को 1 2 3 में कन्वर्ट कर दूं और सिर्फ आपको और मुझे पता हो कि 1 2 3 का मतलब ABC ही है, तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर इसे आके पढ़ता भी है तो भी उसे ये समझ में नहीं आएगा कि 1 2 3 का मतलब ABC है। ये एक बहुत सरल एग्जाम्पल हुआ इंक्रिप्शन का। तो आपको ध्यान ये रखना है, आप जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करें उसमें सबसे पहला इंक्रिप्शन का ऑप्शन आपको दिया जाए। दूसरा, जो मीटिंग रूम्स क्रिएट होते हैं यानी कि जहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग आपस में जुड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ बात कर सकते हैं, तो वो आपको ID और पासवर्ड की एक फैसिलिटी देता हो। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसका ID पासवर्ड सिर्फ उन लोगों से शेयर करें जिन्हें आपको इस मीटिंग में ऐड करना हो। और तीसरी ये चीज़ होती है इसके अलावा कि आप उसकी रिकॉर्डिंग की परमिशन लिमिटेड लोगों को दें या तो ना दें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब इस तरह की रिकॉर्डिंग किसी के पास होती है तो वो वायरल होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है अगर वो नेगेटिव एलिमेंट से, यानी कि अगर वो अपराध की कुछ एक सोच रखते हों। और इसके अलावा एक और बात मैं कह दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल भारत में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बिल्कुल, और कई बार कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी हैं जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया है, सरकार ने बैन किया है, फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग उसका कारण जानना चाहते हैं। तो मैं कारण लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जो भी इंटरनेशनल एप्लीकेशंस होते हैं हमारे भारत की बाउंड्री के जो बाहर बने हुए हैं, खास करके चाइना में, तो चाइना के रूल्स के अकॉर्डिंग, वहाँ के कानून के अकॉर्डिंग वो डेटा उनकी गवर्नमेंट को शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ की कंपनीज़ के लिए। और यहाँ पर बात ये आ जाती है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा कृत्य होता है तो दो नेशंस के बीच में फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन
एप्लीकेशन के लिए बातचीत होगी जी, तो जी, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जी। जाता है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि आप चाइनीज़ एप्लीकेशंस को यूज़ करने से बचें। चलिए अब रुख करते हैं हमारे पहले कॉलर की तरफ। जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम सर। राम राम। सब बने बने, कैसे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? निर्मल सर, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोला हूँ। जी क्या सवाल है आपका? प्रश्न ये है कि अभी जो नेट के संबंध में चला थे ना, हाँ। तो नेट में हमें ये समस्या आते है कि हाँ। मोबाइल जैसे हैंग देते, हाँ कि रिचार्ज या करे बात भी हैंग देते, तो इधर का उपाय है जिधर से रिकमेंड से नेट से शिक्षा प्राप्त करे को उपाय बताओ। जी, इनका सवाल ये है कि ये कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उनका फ़ोन हैंग हो जाता है, तो क्या बताएंगे आप इन्हें? जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फ़ोन पर जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें उसके पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके फ़ोन पर एक एंटीवायरस हो। एंटीवायरस एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि बहुत सारे वायरस और बहुत सारे ऐसे कामों को रोक देती है जो आपके फ़ोन पर नहीं होना चाहिए। तो जो भी फ़ोन हैंग होते हैं ये कुछ ना कुछ वायरस के कारण होते हैं। आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल करें और कोशिश करें कि परचेज्ड हो, यानी कि आप उसे परचेज़ करें। अगर आप एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं तो प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंटीवायरस को आप रेगुलरली रन करें तो जितने भी आपका फ़ोन हैंग होने की ये जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं सपोज दैट कि मैं ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाता हूँ, साइबर अपराध की श्रेणी में मैं आ जाता हूँ, मेरे साथ कोई ठगी हो जाती है, तो इमीडिएट प्रिकॉशन मुझे क्या लेना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी देखिए, अगर हम बात करें सोशल मीडिया अपराध की तो यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कई बार कि उनका अकाउंट हैक हुआ है। यदि जब तक कि कोई हैकर आपके अकाउंट में कोई चेंजेस ना कर दे, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि अगर वो आपके अकाउंट से किसी दूसरे को कोई मैसेज ना भेज दे जब तक, या फिर आपके अकाउंट से कोई फोटोज़ ना अपलोड कर दे, तो जब आपको ये श्योर हो जाए कि आप अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या किसी और ने आपके खाते में कोई परिवर्तन किया है, तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने खाते को एटलीस्ट एक बार रिकवर करने की कोशिश करें। अगर वो रिकवर नहीं होता है तो आप सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आपके पास एक एविडेंस रहे। दूसरी बात ये होती है कि आप खुद से कोशिश करें कि आप उस खाते को रिकवर करें। आप वापस से लॉगिन करने की कोशिश करें, और अगर फिर भी आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो आपके आसपास में अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जो टेक्नो फ्रेंडली हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद लें, या साइबर एक्सपर्ट्स का अगर आपके पास कॉन्टैक्ट है तो उनकी मदद लें। और इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आप जितनी जल्दी FIR कर पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। आप अपने लोकल थाने एरिया में जाकर इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा जो साइबर सेल होती है वहाँ पर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि फाइनेंशियल अपराध हुआ है, यानी कि आपके खाते से पैसे गायब हुए हैं, ये आजकल ट्रेंड है, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है हम लालच में आ जाते हैं, अननोन नंबर से कॉल आता है और इस के बाद जो है हम ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये भी है कि अगर ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो पैसा वापस आने के कितने चांसेस होते हैं? क्या बैंक उसे रिकवर कर पाता है? जी देखिए, इसमें हमें जो 24 आवर्स रहते हैं, यानी कि ठगी के बाद के जो तात्कालीन 24 घंटे होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि इन्हीं 24 घंटे के भीतर आपको पुलिस को और बैंक को सूचित करना है। पुलिस में एक FIR दर्ज करवानी है। ये जो 24 घंटे होते हैं इसी में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका ज़्यादातर जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। बाकी आप जितना डिले करते जाते हैं उतना कुछ टेक्निकल और लीगल नॉर्म्स के कारण संभावना तो होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे पैसे वापस नहीं मिल पाते। और यहाँ पर ध्यान एक और ये भी रखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं वो जनरली फ्राइडे से लेके मंडे इवनिंग से लेके नाइट तक होते हैं, यानी कि शुक्रवार की शाम से लेकर जनरली रात को ये किए जाते हैं, क्योंकि जनरली फ्राइडे, सैटरडे और संडे को बैंक्स बंद होते हैं। और इस समय पर ये देखा जाता है कि रात को आप थाने भी नहीं जा सकते, क्योंकि अलग अलग ड्यूटी आवर्स होते हैं, तो उस समय पर FIR दर्ज करवाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसी फैक्टर का इस्तेमाल साइबर अपराधी सबसे ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर ऐसे समय पर आपके खाते से लगातार पैसे कट रहे हों या गायब हो रहे हों, तो आपको खुद ही को अपना अकाउंट ब्लॉक करना होगा कि और पैसे ना कटें। इसका एक बहुत सरल सा तरीका है, आप अपने उसी खाते से कोई एक मोबाइल रिचार्ज प्रोसेस करें और वहाँ पर एक गलत OTP डालें, 3 बार गलत OTP डालें। ऐसा करने से आपका खाता अपने आप 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा और उससे कोई और पैसे आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। रुख करते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी नमस्कार। जी सर। जी आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं कमल सिंह बोल रहा हूँ, रायसेन मध्य प्रदेश से। जी अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि यदि कोई मैसेज आता है सर, अपन अपने पास, तो अपन उसकी वेरीफाई कैसे करें? बैंक द्वारा आया है जी किसी अनजान व्यक्ति ने? जी 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 बहुत सही सवाल है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास मतलब कहना चाहेंगे कि फ़ोन पर मैसेज आते हैं या ईमेल्स आते हैं, तो उसे कैसे वेरीफाई करें कि क्या ये सही है या गलत है, या उस पर्टिकुलर संस्था ने नहीं भेजा है?
जी देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान तो ये रखना होगा कि मैसेजेस में 2 तरीके के मैसेजेस आते हैं। एक मैसेज में आपको कोई एक लिंक भेजी जाएगी कि आप किसी लिंक पर क्लिक करें और अपने लिए कोई भी जो भी ऑफर्स आपको दिए होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर लें। दूसरा ये होता है कि आपको कुछ एक ऑफर्स दिए जाते हैं लिंक के अलावा। तो बैंक के लिए आप ध्यान रखिए, बैंक आपको कभी भी कोई मैसेज नहीं करता, कभी भी कोई ईमेल नहीं करता जब तक कि आप अपने खाते से कोई ट्रांजैक्शन या कोई एक्टिविटी ना कर लें। दूसरी चीज़ ये होती है कि वेरीफाई अगर आपको करना है तो हर बैंक का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS के लिए एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको वेरीफाई करनी है कि ऐसा कोई ऑफर आया है या नहीं आया है तो आप उस एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा हर बैंक का एक टोल फ्री नंबर उस एप्लीकेशन में गिवन होता है, तो आप उन पर कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, या फिर आपके किन्हीं बैंक अधिकारी का पर्सनल नंबर आपके पास हो तो आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप जब तक बैंक जाकर खुद वेरीफाई ना कर लें, इस तरह के किसी भी लिंक या मैसेज पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि ये जो भी जितनी भी लिंक्स होती हैं जनरली हैकिंग लिंक्स होती हैं जो कि आपके खाते से पैसे गायब करने के लिए या फिर आपके खाते की डिटेल लेने के लिए भेजी जाती है। अब एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त हम कितने सुरक्षित हैं, या कैसे जो है हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त बैंक में पैसा सुरक्षित रखें? जी, सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी वेबसाइट्स होती हैं, वो उनके एंड तक तो बहुत ही हद तक सिक्योर हो जाते हैं। 100% सिक्योर तो किसी को भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अपने एंड से कम्प्लीटली सिक्योर खुद को रखने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर साइबर अपराध में गलतियाँ यूज़र एंड से पाई गई हैं, जैसे कि हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वेबसाइट को वेरीफाई नहीं करते कि ओरिजिनल वेबसाइट है या नहीं है। डायरेक्टली अगर हम एग्जांपल ले लें अमेज़ॉन का, तो बहुत सारे फिशिंग के पेजेस भी बने होते हैं, फिशिंग यानी कि फेक वेबसाइट्स। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी शॉपिंग पर जाते हैं, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऑफिशियल साइट से करें। दूसरी यहाँ पर ये बात आती है कि हम डायरेक्टली कोई भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि क्रोम या हमारा नॉर्मल गूगल हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इन सारे ब्राउज़र्स में हमें एक स्पेशल फैसिलिटी मिलती है इनकॉग्निटो विंडो की, इनकॉग्निटो विंडो या जिसे हम प्राइवेट विंडो कहते हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। तो यूज़र्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई ब्राउज़र इस्तेमाल करें, आप देखिएगा आपकी ब्राउज़र का जो भी विंडो होगा वहाँ पे राइट साइड में टॉप पर या लेफ्ट साइड में टॉप पर आपको 3 डॉट का साइन दिखेगा या तो 3 लाइन्स दिखेंगी। आप वहाँ पर क्लिक करें, आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर दिख जाएगा इनकॉग्निटो प्राइवेट विंडो या फिर न्यू प्राइवेट विंडो। आप इस पर क्लिक करें और यहीं से आप ट्रांजेक्शन्स करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका कोई भी डेटा या कोई भी पासवर्ड या कोई भी कुकीज़ वगैरह सेव नहीं करता, और जब ये चीज़ें ब्राउज़र में सेव नहीं होती हैं तो किन्हीं भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास ये नहीं पहुंचेंगी, या कोई अन्य व्यक्ति अगर आपके कंप्यूटर पर आता है तो ये आपका डेटा जो आपने पुराने समय में यूज़ किया है उसे देख नहीं पाएगा। तो ये काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपने कार्ड का डेटा या तो एप्लीकेशन में सेव कर देते हैं या तो वेबसाइट में सेव कर देते हैं। ये काम कभी नहीं करना चाहिए। जब तक आपका डेटा कहीं पर सेव नहीं होगा, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा आपके अलावा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। खास करके OTP जो आता है, लोग कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम लोगों में ये देखा गया है कि आप अपना OTP इस्तेमाल करने के बाद डिलीट नहीं करते हैं। तो OTP आप जैसे ही इस्तेमाल कर लें उसे तुरंत डिलीट करें। जी, अब यहाँ से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे माइंड में तुरंत ये सवाल आया है। हम फ़ोन पे कई बार ऐसा होता है कि अपने पासवर्ड्स मोस्टली हम अपने फ़ोन में सेव कर देते हैं, तो ये कितना असुरक्षित है? ये मेरे हिसाब से तो 100% असुरक्षित है, क्योंकि आपका पासवर्ड आपके अलावा और किसी को पता नहीं होना चाहिए। और पासवर्ड का जैसे कि एक सवाल निकला है तो मैं बता दूं कि भारत में मैक्सिमम ये देखा गया है कि जितने भी पासवर्ड्स होते हैं 60% पासवर्ड्स बहुत इजी होते हैं, जिन्हें कोई भी गेस कर सकता है। लाइक आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, गाड़ी का नंबर, आपके पेरेंट्स का नाम। तो बहुत सी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो दूसरे भी हमारे बारे में जानते हैं, और उसी तरह का पासवर्ड जब हम बनाते हैं तो ज़्यादा संभावना हो जाती है कि हमारा अकाउंट हैक होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आप जब भी अपना पासवर्ड बनाएं कुछ ऐसा रखें जो आपकी पसंद से बिल्कुल भी ना मिलता हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपको मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप इस टर्म का इस्तेमाल अपने पासवर्ड में करें, और ये किसी को ना बताएं कि आपको मैगी पसंद नहीं है, ताकि लोग उस चीज़ को गेस ना कर पाएँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि साधारण पासवर्ड से बेटर होगा कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहला तो न्यूमेरिक डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक का कोई भी कॉम्बिनेशन जो कि स्पेशली आपकी डेट ऑफ बर्थ से यानी कि जन्मदिन से मैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन लेना है, और साथ ही आपको स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना है, मिनिमम 15 कैरेक्टर्स तक का। दर्शकों, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्दी आते हैं। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना,
और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन में कैसे जो है आप साइबर सिक्योरिटी को अपनाकर सुरक्षित रहें, क्योंकि ये वो समय है जब हम कई तरह के ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में हमारी जो जानकारी है वो बिल्कुल अधूरी है। हमारे साथ जानी मानी साइबर एक्सपर्ट मोनाली गुहा जुड़ी हुई हैं। मोनाली, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम जो है उसका पासवर्ड जो है रखें ताकि जो है वो हैकर्स की नज़र उस पर ना पड़े, क्योंकि आए दिन ऐसा होता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और जहाँ तक मैं ये सोचती हूँ, हमें जो भी दर्शक देख रहे होंगे वो या उनके परिवार में कोई ना कोई इस तरह के एप्लीकेशन ज़रूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम शुरुआत करते हैं फेसबुक सिक्योरिटी की, क्योंकि ज़्यादातर साइबर अपराध फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए देखे गए हैं। फेसबुक को सुरक्षित रखने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि आप अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। जैसा कि हमने अभी बताया, आप इसमें कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें, साथ ही न्यूमेरिक डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक, जो कि स्पेशली आपकी डेट ऑफ बर्थ या फ़ोन नंबर से मैच ना करता हो। और इसके अलावा साथ में आपको स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि @ $, कैरेट, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 डिजिट इसमें मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा एक फेसबुक हमें ऑप्शन देता है लेवल 2 वेरिफिकेशन का। लेवल 2 वेरिफिकेशन यानी कि आपको एक फैसिलिटी मिलेगी। आप इसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन में फेसबुक की सेटिंग्स पर जाएँ, प्राइवेसी सेटिंग्स में जाएँ, वहाँ पर आपको दिख जाएगा लेवल 2 वेरिफिकेशन का ऑप्शन। आप उस पर क्लिक करें। वहाँ आपको 2 चीज़ें फिल करनी होंगी। पहली चीज़ होगी आपका एक ईमेल एड्रेस और दूसरी चीज़ होगी आपका एक फ़ोन नंबर। ये वो चीज़ें होंगी जिसमें आप जब भी लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालने के बाद आपको आपके या तो ईमेल पर या तो आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा। OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड। अब जब आप इस OTP को एंटर करेंगे तभी आपकी फेसबुक लॉगिन हो पाएगी। अब मानकर चलिए कि यदि आपका पासवर्ड किसी और व्यक्ति को पता भी है, लेकिन आपने ये OTP सर्विस यानी कि लेवल 2 वेरिफिकेशन ऑन रखा है, तब भी OTP तो सिर्फ आपको पता होगा, तो दूसरा व्यक्ति आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली हैं वो लोग मल्टी लेवल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी लेवल वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपको ये भी सेटिंग्स आपको फेसबुक की सेटिंग्स में मिल जाएगी। आप बहुत नीचे जाइए, लगभग लास्ट में आपको ये सेटिंग्स दिखेगी, मल्टी लेवल सिक्योरिटी। आप वहाँ पर क्लिक करें, आपको एक ऑथेंटिकेशन ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि पर्सनली आपके लिए हर बार OTP जनरेट करेगा। और ये जो कोड होता है वो बार बार जनरेट, एक बार तो उसमें सेव भी हो जाएगा, प्लस इस स्पेशल कोड के ज़रिए आप कहीं और से भी अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, तब भी जब आप अपना पासवर्ड भूल गए हों या तब भी जब आपके पास अपना फ़ोन या मोबाइल नंबर ना हो। तो ये बहुत अच्छी सेटिंग्स है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं की फ़ोटोज़ जो होती हैं उनका इस्तेमाल करके लोग फेक अकाउंट बना लेते हैं। और जनरली अब ये देखा जा रहा है कि महिलाओं का नाम वो चेंज कर देते हैं ताकि जब वो महिला उस नाम को सर्च करे तो भी उसको अपनी फ़ोटो किसी दूसरे अकाउंट पर नज़र ना आए। इससे बचने के लिए फेसबुक ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है फेस रिकॉग्निशन का। ये भी आपको फेसबुक की सेटिंग्स में दिख जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करें और उसे ऑन कर दें। पहले ये जो सर्विस थी बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑफ रहती थी, लेकिन अब इसे फेसबुक ने ही ऑन कर दिया है। ये सर्विस आपको इस तरह से सुविधा देती है कि यदि आपकी कोई भी तस्वीर फेसबुक पर पूरी दुनिया में कहीं भी अपलोड की जाएगी या आपसे मिलती जुलती तस्वीर, तो फेसबुक आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपकी या आपसे मिलती जुलती कोई तस्वीर इस अकाउंट से डाली गई है और आप चाहें तो इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सर्विस रहेगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो साइबर क्राइम लगातार जो हो जाते हैं, चलिए अभी मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। जी कुणाल मैं कर रहा हूँ। जी, क्या कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। जी, आपका सवाल जानना चाहेंगे? जी सवाल ऐसा कि
मुझे एक बार कॉल आया था एक नंबर से। हाँ उसमें मुझे कोई ऐप डाउनलोड करने बोला गया जी। मैंने डाउनलोड किया, उसके ओपन करने के बाद मुझे बोला गया कि नंबर वेरीफाई करने। नंबर वेरीफाई मतलब कर रहा था मैं, तो ओटीपी आया, तो उस साइड से मुझे ओटीपी मांगा गया, तो मैंने नहीं दिया। तो मैं जानना चाहता था इसके आगे की, अगर मैंने देता तो आगे की प्रोसेस वो क्या करता। जी मोनाली क्या कहेंगे इनका सर सवाल यही है कि यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति ने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला और आपसे ओटीपी ले लिया और आपने अगर ओटीपी नहीं भी बताया है तो भी इसके बाद क्या क्या संभावनाएं होती हैं, आपके खातों को किस तरह से खतरा होता है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ तो ये थी कि आपने उनको ओटीपी नहीं दिया, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि वो केवल आपका डेटा गैदर करने के लिए, यानी कि केवल आपके बैंक की जानकारी या आपकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपके फ़ोन पर इंस्टॉल करवाते हैं। दूसरे तरीके की एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लीटली वायरस होते हैं। एक आम भाषा में अगर समझा जाए तो आपके फ़ोन को हैक करने के लिए आपके फ़ोन पर ये डाले जाते हैं। अगर ये एप्लीकेशन पहले कैटेगरी का रहा तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये दूसरी कैटेगरी का रहा तो ये संभव है कि जब तक वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर रहेगी तब तक आपके फ़ोन का डेटा हैकर्स के पास संभव है कि वो जा रहा हो, जैसे कि ओटीपी या आपके फ़ोटोज़ या वीडियोज़। तो अगर ऐसा आप कर चुके हैं या कोई अन्य भी दर्शक अगर ऐसा उनके साथ कभी हुआ हो तो आप ये ध्यान रखें कि पहले तो आपको कोई एप्लीकेशन किसी के भी द्वारा कहे जाने पर इंस्टॉल नहीं करना है। यदि आपने कर लिया है तो आप उसे तुरंत अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको फिर मैं वही दोहराना चाहूँगी कि अपने फ़ोन पर आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल करें और उस एंटीवायरस को रन करें, ताकि जो भी कुछ वायरस अगर छूट गए हो या आपके फ़ोन पर डाले गए हों तो ये सारी चीज़ें वहाँ से ये एंटीवायरस हटा दे। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके सोशल मीडिया साइट्स हैं या आपके कोई एप्लीकेशंस हैं उनका पासवर्ड आप तुरंत चेंज करें और कम से कम 2 से 3 बार चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि आपके जो भी पासवर्ड्स होते हैं ओल्ड पासवर्ड के ज़रिए आपका अकाउंट रिकवर किया जा सकता है। तो यदि आप 2 से 3 बार चेंज कर लेते हैं तो जो बफर पासवर्ड्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं और यहाँ से आपका खाता सुरक्षित हो सकता है। जी महिलाओं की बात करें, कुछ देर पहले हम उसी पर जिक्र कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं भी ऑनलाइन ठगी का शिकार होती हैं और वो मतलब ताकि जो है मतलब कहें कि झिझक एक रहती है उनके अंदर में, वो कंप्लेन नहीं करती। तो ऐसे अवस्था में उन्हें क्या करना चाहिए? इसमें तो सर मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अपने साथ अगर आपके साथ कोई साइबर अपराध होता है तो उसे छुपाएं बिल्कुल भी ना, आप अपने घर वालों को बताएं। और इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि आप इस डर से तो बिल्कुल ही हट जाएं कि लोग क्या कहेंगे, हम पुलिस में जाएं या ना जाएं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सर्विस आपको पुलिस डिपार्टमेंट देता है, एक हिडन एफआईआर, यानी कि आपके केस के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को भी पता ना चले तो पुलिस ये बिल्कुल ध्यान रखती है कि आपके परिवार को भी पता ना चले, आपकी सिक्योरिटी पूरी बनी रहती है। यहाँ पर रोकना चाहूँगा आपको, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार सर, मनीष नाम सर मेरा, मनीष पांडे से जी। मनीष पांडे जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर कि अपन ने एक बार फेसबुक में अपना अकाउंट खोल लिया। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अपन ने एक बार फेसबुक में अकाउंट खोल लिया और उसमें अपनी जानकारी भी अपलोड कर दी। अब अपन उसमें से पूरी तरह बाहर आना चाहते हैं, फेसबुक यूज ही नहीं करना चाहते हैं, तो अपनी जानकारी उसमें से हमेशा के लिए किस तरीके से डिलीट हो जाएगी या फेसबुक अकाउंट को किस तरीके से बंद किया जा सकता है सुरक्षा की दृष्टि से? जी क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। बिल्कुल सर, इसमें तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करें। डिलीट करने के लिए भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं। डिलीट करने के पहले आप अपनी सारी जानकारी को इंटरनली जाकर डिलीट करें। जैसे अगर आपने कोई तस्वीर अपलोड की हो, उस तस्वीर को आप डिलीट करें पहले। आपकी जो निजी जानकारी आपने शेयर की हो उनको आप डिलीट करें। उसके बाद आप अपनी फेसबुक पर जाएं, वहाँ पर सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डीएक्टिवेट या डिलीट अकाउंट। तो आपको वहाँ पर जाकर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। वो आपसे दोबारा आपका पासवर्ड पूछेगा, कुछ कारण पूछेगा कि आप डिलीट क्यों करना चाहते हैं। आपको जो भी दिए गए कारण होंगे उसमें से आप अपना जो भी कारण आपको सही लगे वो सेलेक्ट करें और उसके बाद आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना अकाउंट कंप्लीटली डिलीट कर पाएंगे। जी कई बार ऐसा होता है, जैसा मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था कि महिलाओं की हम बात कर रहे थे, अब कई सारे ऐसे गैंग होते हैं जो फ़ोन करते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग के बहुत सारे ऐसे किस्से आ जाते हैं निकल कर। तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? और आपने एक गैंग को भी पकड़वाया था अपनी सूझबूझ से, तो थोड़ी सी वो कहानी में जानना चाहूँगा। सर बहुत अच्छा सवाल था ये, जनरली क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये जो घटना थी तकरीबन पिछले 1-2 साल पुरानी थी। एक 60 वर्ष की महिला को नाइजीरियन साइबर अपराधी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। दे वर एक्चुअली नाइजीरियन साइबर टेररिस्ट। वो लोग बहुत सी महिलाओं को परेशान कर रहे थे
गए और उनसे उन्होंने लगभग 1-2 महीना बातचीत करी और उनका एक न्यूड वीडियो मंगवा लिया और उस वीडियो के दम पर वो लोग उनसे ठगी करने लगे, 7-8 लाख रुपए ले लिए और उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया कि वो आत्महत्या तक करने की कोशिश करने लगी। फिर कहीं से उन्हें जानकारी मिली मेरे बारे में तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। हमने पुलिस के साथ मिलकर इन अपराधियों को पूरा ट्रेस किया, उनकी जानकारी निकाली और इस तरह से वो महिला बची हैं और उनका ये कहना था कि यदि अगर मान लीजिए अगर वो कंप्लेंट नहीं करती तो शायद ये सारी चीज़ें सॉल्व भी नहीं हो पाती। उनको खुशी इस बात की थी कि उनकी वजह से और भी बहुत सारी महिलाएं इस तरह के अपराध होने से बच गई, क्योंकि ये अपराधी सिर्फ उन्हें ही परेशान नहीं कर रहे थे, उनके जैसी और भी बहुत सारी महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना होगा, आवाज़ उठानी होगी। डर को आप बिल्कुल किनारे रख दीजिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है। कोई भी अपराध होता है आप तुरंत उसे रिपोर्ट करें, छुपाएं ना, परेशान ना हो और किसी भी तरह के डिप्रेशन में बिल्कुल भी ना आए। हम आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और टेक्नोलॉजी भी अब इतनी आ गई है कि इन साइबर अपराधियों को बिल्कुल पकड़ा जा सकता है। साइबर अपराध की बात चल रही है, आपसे जानना चाहूँगा कि सज़ा का क्या प्रावधान है? जो साइबर अपराधी होते हैं उनको कैसी और कितनी सज़ा मिल सकती है? देखिए ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उनका अपराध कितना बड़ा है और किस तरह से उन्होंने सामने वाले को या किसी प्रार्थी को नुकसान पहुंचाया है। बेसिकली इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है और जेल का भी प्रावधान है और साथ साथ ही दोनों चीज़ें एक साथ होने का भी प्रावधान है। ये 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ाएँ इसमें हैं और डिपेंड करता है कि साइबर अपराध के साथ साथ IPC की कितनी धाराएँ लग रही हैं। जैसे कि हम बात कर लें, अगर किसी महिला की गरिमा को अगर चोट पहुँचाया जाता है या उन्हें बदनाम किया जाता है तो उस समय पर विमेन मॉडेस्टी भी लग सकता है। तो 509 सेक्शन IPC हो गया। इसके अलावा आपके डेटा को अगर आपकी मर्जी के बिना वायरल किया जा रहा है या फैलाया जा रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे IT एक्ट लगते हैं। तो ये एक्ट डिपेंड करते हैं कि किस तरह से आपका वकील आपको कोऑर्डिनेट करता है या आप जिनसे जानकारी लेना चाहते हैं, या सपोज अगर मान लीजिए कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती इन एक्ट्स की और वो FIR करने जाते हैं तो आप इस बारे में किसी जानकार व्यक्ति से जानकारी ले सकते हैं ताकि जब वो अपराधी पकड़ाए तब आप उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर पाएं। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हाँ जी, आपका सवाल पूछिए। जय भगवान, मैं बलदाऊ साहू जी मुंगेरी जिले से पूछे। आपका सवाल जानना चाहेंगे? पासवर्ड को सुरक्षित कैसे रखे जाए? जी जैसा हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन प्लीज़ फिर भी हमें बताइए कि कैसे सुरक्षित रख सकते हैं पासवर्ड को? देखिए सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम अपने पासवर्ड को कैसे सुरक्षित रखें। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको अपने पासवर्ड को कुछ ऐसा बनाना है कि कोई और उसको पहचान ना पाए। तो आप इसके लिए एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, खास करके बुज़ुर्गों के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी। आप कोई एक ऐसा गाना याद करें जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, फिर उसकी कोई एक ऐसी लाइन ले लें जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, उस लाइन को आप कहीं पर लिखें और उसके जो शब्द होंगे आप उसको किसी तरह से कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर नाम आ रहा है माँ, MAA, तो अब आप अपना खुद का एक रूल बना लीजिए कि अगर पहले नंबर पर M आता है तो आपको उसको कैपिटल रखना है, A अगर आ रहा है तो आप उसको @ में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है, O अगर आ रहा है तो आप उसको 0 से कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी बनता जाता है। प्लस अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपने कौन सी चीज़ को किस चीज़ से रिप्लेस किया था या हटाया था। तो ये आपके लिए याद करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। और कोशिश ये करें कि दिन में एटलीस्ट एक बार अब अपनी ID से लॉग आउट करें और उसमें फिर लॉग इन करें ताकि आपकी पासवर्ड को याद करने की क्षमता लगातार बढ़ती रहे, बनी रहे। अब अगला सवाल ये है कि किस उम्र वर्ग के व्यक्ति जो है, मतलब किस तरीके से इस अपराध के जो है शिकार हो सकते हैं, ये जानना चाहूँगा मैं। इसमें सर सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जो सीनियर सिटीज़न हैं अब वो मुख्य टारगेट हैं साइबर अपराधियों का, क्योंकि ज़्यादातर बैंक के खातों में जो पैसे होते हैं सीनियर सिटीजन्स के पास होते हैं। जाहिर तौर पर रिटायरमेंट के बाद जो भी उनका अमाउंट मिलता है वो उनके खाते में रखा होता है, या कई बार वो जिस भी इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं उसको जाहिर तौर पर ज़्यादा सुरक्षित नहीं रख पाते क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी अभी आई है और हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए इस चीज़ को समझ पाना या इम्प्लीमेंट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी फाइनेंशियल अपराध हैं ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स के साथ देखे गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने सेविंग्स खाते में सिर्फ उतना ही पैसा रखें जितना आपको इस्तेमाल करना हो, बाकी अमाउंट का आप FD कर दें, यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर दें। उस चीज़ को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब पूरी बैंक की हो जाती है, तो वो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि यदि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए आप एक अलग खाते का इस्तेमाल
इस्तेमाल करें या वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल करें। ऐसे में आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, उसके पैसे को कोई खतरा नहीं होगा। अब बात कर ले हम दूसरे जो ग्रुप होते हैं हमारे, जो टीनेजर्स हैं या जो युवा हैं, इनके साथ में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के अपराध हो रहे हैं। वहाँ पर महिला और पुरुष, अगर हम दोनों की बात करें तो महिलाओं के साथ ज़्यादातर मॉर्फिंग के अपराध देखे गए हैं, पोर्नोग्राफी के अपराध देखे गए हैं, यानी कि चेहरा किसी और का और बाकी का शरीर किसी और का, जिसमें ज़्यादातर अश्लील सामग्री को मिक्स किया जाता है ताकि उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसे लिया जा सके। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि पुरुषों के साथ अब किस तरह से साइबर अपराध हो रहे हैं। इन लोगों को जनरली फेसबुक पर कुछ हैकिंग लिंक्स भेजी जाती हैं और ये कहा जाता है कि आपकी तस्वीर किसी पोर्नोग्राफिक साइट पर अपलोड कर दी गई है, आप इसे देख लें। अब जाहिर तौर पर यदि किसी व्यक्ति को किसी मित्र के अकाउंट से ऐसी कोई लिंक आएगी तो वो क्लिक करेंगे। ये जनरली हैक लिंक होती हैं जिनके माध्यम से आपका भी फेसबुक अकाउंट हैक किया जाता है और इस तरह से आपको फंसाया जाता है, फिर आपसे ये पैसे की वसूली की जाती है। ये दो तरह के साइबर अपराध अभी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अभी लॉकडाउन में ये ज़्यादातर देखा गया है कि कुछ लोगों के फेसबुक अकाउंट हैक हो रहे हैं और उनको कुछ एक पेटीएम के थ्रू पैसे मांगने की डिमांड की जाती है कि आप हमें इस नंबर पर पैसे भेज दें, और आप भेज देते हैं तो फिर इस तरह से आपका अकाउंट भी हैक करके वो ये अपराध लगातार करते जा रहे हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा आप ना करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोनाली, आप यहाँ पर आई समय निकाल कर और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने तमाम दर्शकों के साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतें, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।